बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमजी कोचिंग सेंटर, कैंपस 31 किमाड़ी एंड कैंपस 32 गार्डन। आपके हर दिल अजीज दोनों डायरेक्टर हज़रात राव इब्तिसाम फर्रुख और मोहम्मद शहजाद, और ये इनकी एक यादगार तस्वीर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर साइंस की क्लास से है। आप जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है बहुत ही ज़ोर और शोर से जारी है, तो इसी से रिलेटेड अगला लेक्चर जो है वो आपके सामने आ रहा है। मुख्तलिफ लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, ये नया लेक्चर है आपके पास। राव इब्तिसाम फर्रुख आपके अपने डायरेक्टर फिज़िक्स पढ़ाते हुए। देखो बच्चों, हमारा जो भी बैकग्राउंड है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाल दी जिसका नाम क्या है बेटा, थ्योरेटिकल। ये हेडिंग यहाँ पे इसलिए डाली है कि अब तक आप लोगों ने अगर अपने नोट्स नहीं उठाए हैं तो बराए मेहरबानी अपने नोट्स उठाएं और उनको अपने साथ लेके बैठें। ठीक है बेटा। लास्ट आर्टिकल जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 का, वो था आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम। अब जो आपके पास जो आर्टिकल आ रहा है वो क्या है बेटा, चैप्टर 8 ही से रिलेटेड अगला आर्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर डिपेंड करता हुआ सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम। ठीक है बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अच्छे तरीके से आपने इसकी जो है वो तैयारी करनी है, इसकी डेरिवेशन की। ठीक है, आप देखेंगे टॉपिक्स के अंदर आपके पास जो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क हुआ है। तो देखो बेटा, इस सिंपल पेंडुलम के हवाले से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जो उठा के डाल दी कि सिंपल पेंडुलम बनाया कैसे जाता है। ये पूरी वर्किंग मैंने अगली वाली स्लाइड में लिखी हुई है, लेकिन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे डाली है ताकि आप समझ जाएं कि हम क्या कंसीडर करते हैं। बेटा कोई भी देखो, यहाँ पे दो डायग्राम है, तो पहली वाली डायग्राम में देखो कि हमने क्या कंसीडर किया कि एक आपके पास कोई भी एक वर्टिकल सपोर्ट थी, उसके साथ किसी भी कुंडे को अटकाया और उसके साथ एक धागे को जोड़ा, और धागे का दूसरा किनारा जो है वो किसी भी स्फेरिकल बॉब के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इस आप बॉब को कहाँ तक लेके जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाओगे, जैसे कि डायग्राम नंबर 2 में दिखाया गया है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ोगे तो ये अपने पहले इब्तदाई पॉइंट के गिर्द इस तरीके से हरकत करेगा जैसा कि डायग्राम नंबर 2 के अंदर दिखाया गया है, यानी उस पॉइंट से आगे जाएगा पॉइंट ए की जानिब, फिर वापस पलट के कहाँ पे आएगा, पॉइंट सी की जानिब। तो अब देखो, इसमें 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए फिगर नंबर 2 में, ए बी सी। इसका जो बी पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है, और जबकि ए और सी पॉइंट जो है वो आपकी इसकी क्या होगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो ये जो बनने वाली अरेंजमेंट है क्या है बेटा, सिंपल पेंडुलम है। हम बहुत दफ़ा इसको जो है जिक्र कर चुके हैं और पहले भी पढ़ा चुके हैं। आइए अब सिंपल पेंडुलम बनाया कैसे जाता है तो वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे वन बाय वन आपके पास पॉइंट आते जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो क्या है बेटा, सिंपल पेंडुलम। बनाते कैसे हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, एन अरेंजमेंट इन विच ए स्फेरिकल बॉब इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड हुज अदर एंड इज कनेक्टेड विद अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट इज रेफर्ड एज सिंपल पेंडुलम। अगर आपने क्या किया, एक आपने स्फेरिकल बॉब को लिया, उसका जो है वो किनारा जो है आपने किससे जोड़ दिया, धागे से, और धागे का दूसरा किनारा जो है वो आपने किसके साथ जोड़ दिया, वर्टिकल सपोर्ट के साथ जोड़ दिया। तो ये जो बनने वाली जो अरेंजमेंट होगी ये क्या कहलाएगी बेटा, सिंपल पेंडुलम कहलाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, सिंपल पेंडुलम के अंदर ही एक खास किस्म का पेंडुलम आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है बच्चों, ऐसा पेंडुलम जो कि अपना हर चक्कर कितने सेकंड में मुकम्मल करता है, 2 सेकंड के अंदर मुकम्मल करता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं। तो इसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट होता है, कितना रहता है बेटा, 2 सेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी होती है बेटा, 1/2 हर्ट्ज। टाइम पीरियड की उलट फ्रीक्वेंसी होती है, आप जानते हो। इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो सेकंड पेंडुलम के बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, वहां पे मैं आपको तमाम चीजें लिख के दिखाऊंगा। आगे चलते हैं बेटा। तो अब देखो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है। तो देखो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमेशा कहाँ से कहाँ तक नापी जाती है, वर्टिकल सपोर्ट से लेके, जहां से आपने धागे को कनेक्ट किया था वहां से लेके स्फीयर के सेंटर तक जो आपके पास लंबाई नापी जाती है वो क्या कहलाती है बेटा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहलाती है। सही है। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो तुम स्फेरिकल बॉब लेते हो तो स्फेरिकल बॉब का क्या आएगा, रेडियस,
और जितना बड़ा धागा तुमने लिया है वो धागे की लंबाई, तो रेडियस को हम जाहिर करते हैं किससे, स्मॉल आर से, और धागे की लंबाई को हमने जाहिर कर दिया स्मॉल एल से। तो अब अगर नीचे देखो सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है, कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और ये कितनी चीजों का सम होगी बेटा, दो चीजों का। एक आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस, और दूसरा आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, लेंथ ऑफ द थ्रेड। ठीक है, आगे बढ़े। अब इंपॉर्टेंट केस आपके पास आ गया, केस 3, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी हमें साबित करना है कि एक सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो क्या करता है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है। देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर करता है तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो बराबर किसके आना चाहिए, माइनस कांस्टेंट एक्स के। अगर इसका एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा माइनस कांस्टेंट एक्स के, तो ये बात साबित हो जाएगी कि कौन सी हरकत करेगा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। चलिए बेटा, अब इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, ये आपके पास एक स्लाइड आ गई, इसके अंदर हमने क्या कंसीडर किया कि एक पेंडुलम को स्ट्रेच करके हम कहाँ तक लेके चले गए, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक। अब देखो बेटा, इसका जो वेट है वो बिल्कुल कहाँ पे एक्ट करेगा, वेट इसका क्या है, mg, बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जो वेट है ये कितने हिस्सों में रिजॉल्व हो जाएगा, दो हिस्सों में। एक आपके पास क्या कहलाएगा, mg cos थीटा, और एक क्या कहलाएगा, mg sin थीटा। ये जो mg cos थीटा आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, बैलेंस हो जाएगा टेंशन के साथ, और लिहाजा पेंडुलम की हरकत के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। लिहाजा वो कुव्वत जो कि वापस बॉडी को कहाँ पे लेके आएगी बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब लेके आएगी, इक्विलिब्रियम से दूर हटाएगी, वो फोर्स आपके लिए क्या होगी बेटा, mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा इक्विलिब्रियम से दूर हटाएगी तो ये कहलाएगी डिफॉर्मिंग फोर्स और पॉजिटिव होगी, और अगर ये वापस बॉडी को इक्विलिब्रियम की जानिब लेके आएगी तो ये क्या होगी बेटा, माइनस mg sin थीटा होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने कुछ वर्डिंग जो वो एज्यूम करनी है, तो पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, वन बाय वन मेरे साथ रहिएगा, मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ तो आपको ये चीज जो याद हो जाए। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू स्टडी द नेचर ऑफ द ऑस्किलेटरी मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सपोज दैट अ बॉब ऑफ mass m present at an instantaneous position pt where its linear and angular displacement represents by x and theta respectively। ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर लिया कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब का मास कितना है बेटा, m है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, किसी भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे लाई कर रहा है, जहाँ पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है थीटा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को नहीं शो कराया, तो वो आपने एज्यूम कर लेना है कितना होगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, x होगा। At instantaneous position pt, the weight w of the bob is resolved into two components along the axis parallel and perpendicular to the thread। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इसका वेट होगा वो कितने हिस्सों में रिजॉल्व हो जाएगा, दो हिस्सों के अंदर। सही बेटा, तो एक हिस्सा आपके लिए क्या कहलाएगा, द वैल्यू ऑफ दीज कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू w cos थीटा एंड w sin थीटा रेस्पेक्टिवली। एक कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या होगी, w cos थीटा, अगर तुम्हें w अच्छा नहीं लग रहा तुम लिख दो mg cos थीटा, और w sin थीटा अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या लिख दोगे बेटा, mg sin थीटा। Here the component of weight W cos theta will be balanced by the tension in the string। जैसे कि मैंने बता दिया था डायग्राम में भी है कि W cos theta mg cos theta बैलेंस हो रहा है टेंशन के साथ, लिहाजा ये हरकत के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। Thus the component of weight W sin theta will bring the bob towards the equilibrium position। लिहाजा वो कंपोनेंट जो कि बॉडी को वापस कहाँ पे लेके आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब लेके आएगा, वो आपके लिए क्या होगा बेटा, W sin थीटा या mg sin थीटा होगा। And hence W sin theta is acted as restoring force on the oscillating bob of the simple pendulum। तो यहाँ पे जो W sin theta है वो आपके लिए किसका काम करेगा बेटा, restoring force का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो restoring force है वो क्या है बेटा, W sin theta। अगली स्लाइड पे चलो, देखो यही चीजें आएंगी। देखो बेटा, मैथमेटिकली जो पीछे हमने जो लाइन पढ़ी है अब उसको लिखने जा रहे हैं। आपने क्या पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है बेटा, W sin थीटा। तो देखो अब आपके पास क्या आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बराबर किसके बेटा, W sin थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आ गया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस में आती है बेटा, माइनस में। अभी जो इतना बड़ा जो जुमला लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी जगह सिंपल क्या डाल दो बेटा, देखो मैंने क्या डाल दिया, रिस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या आ गया, F, और आगे क्या है बेटा, माइनस का W sin थीटा। अब तुम जानते हो F बराबर किसके होता है बेटा, ma के, और W बराबर किसके होता है, mg के। तो अगला स्टेप देखो अब क्या होगा बेटा, F की जगह ma आ गया, W की जगह क्या आ गया, mg sin थीटा। अब तुम जानते हो कि m से m कट रहा है, दोनों साइड पे m है, तो m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, देखो m से m कटा तो क्या बच गया, a इक्वल टू माइनस g sin थीटा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1।
अब ये देखो यहाँ पे जो साइन थीटा आ रहा है ना, ये आपके पास जो है वो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। इसका एंगल पेंडुलम को कोई ये नहीं कि आप जो बहुत दूर ले जाके उसको जो छोड़ोगे, बल्कि छोटा सा एंगल के ऊपर क्या किया जाता है, सिंपल पेंडुलम को जो छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और तुम ये बात पहले पढ़ चुके हो, जब थीटा जो बहुत छोटा होता है तो लिहाजा साइन थीटा की वैल्यू बराबर किसकी हो जाती है बेटा, थीटा के। तो देखो ये थ्योरम मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखा हुआ आ गया, इफ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 देन साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा बेटा, थीटा के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एयर फ्रिक्शन को क्या कर दें, अवॉइड कर दें। तो ये वाली कंडीशन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट होगी, यानी साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा बेटा, थीटा। तो देखो बेटा देयरफॉर इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आया, ए एज इट इज आया, इक्वल टू एज इट इज आया, माइनस जी एज इट इज आया, पूरे साइन थीटा की जगह क्या आ गया बेटा, थीटा, और इसको नाम दे दिया मैंने किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखो बेटा ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। क्या थी इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मोशन, एस बराबर किसके होता है बेटा, आर थीटा के, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ाया था, सही है। अब यहाँ पे एस आपके पास क्या है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर आपके पास रेडियस है, और यहाँ पे रेडियस का काम कौन करेगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम करेगा। और यहाँ पे जो एस आपके पास आ रहा है वो आर्क लेंथ है, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इस वजह से देखो बेटा यहाँ पे एस की जगह क्या आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स, आर की जगह क्या आ गया, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ से हमें ऊपर क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 में थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एल यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो बेटा अगला स्टेप क्या होगा, ये जो एल यहाँ पे था थीटा के साथ, वो एक्स के नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये आपके पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि क्या है बेटा, एक्स अपॉन एल। इस वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो बेटा सब्सटीट्यूटिंग थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एल इन इक्वेशन 2, तो लिहाजा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा, ए इक्वल टू माइनस जी, और थीटा की जगह क्या आ गया बेटा, एक्स अपॉन एल। क्योंकि मुझे जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है, तो वो हमेशा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनती है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके लिए क्या है बेटा, एक्स, एक्स को ब्रैकेट से बाहर लिख दो। तो मैंने देखो क्या किया, ए इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल को एक साथ लिख दिया, जी ग्रेविटी, एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्स को क्या किया, बाहर निकाल के लिख दिया। यहाँ पे जी और एल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट को। किसको शो कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट को। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जी अपॉन एल की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा, कांस्टेंट। ए बराबर किसके आगे बेटा, माइनस कांस्टेंट एक्स के, और ये आपके लिए क्या कहलाती है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी एसएचएम। कहीं पे भी अगर एक्सेलरेशन जो है वो बराबर किसके आ जाए, माइनस कांस्टेंट एक्स के आ जाए, तो इसका मतलब ये बात साबित हो जाती है कि कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। तो यहाँ पे भी क्योंकि ऐसा ही हुआ, तो ये बात साबित हो गई, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी एसएचएम shows that the oscillation of the bob of a simple pendulum within shortened amplitude will describe simple harmonic motion। क्योंकि ए जो है वो बराबर आ गया किसके, माइनस कांस्टेंट एक्स के, तो ये बात साबित हो गई कि सिंपल पेंडुलम क्या करेगा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है बेटे, ये यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था पिछली स्लाइड से, हेडिंग जो डाल के हमने स्टार्ट किया था, केस 3 वहाँ से लेके यहाँ तक का ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। अब हमारे पास तीनों केस हो गए, केस 1, केस 2 और केस 3। हाँ, केस 1, केस 2 और केस 3 में जो है वो क्या चीज़, मतलब जो है उनमें कंपेरिजन जो है वो हम बना लेते हैं, तो वो अगली स्लाइड में आपके पास आएगा। देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूँ केस 1। क्या था केस 1, मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल अलोंग डायमीटर एक्स एक्स डैश, और उसकी जो इक्वेशन बनी थी वो आपके पास क्या थी बेटा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये केस 1 था। ठीक है, अब आ जाओ केस 2। केस 2 क्या था, लीनियरली ऑस्किलेशन ऑफ मास अटैच विद द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, और उसकी इक्वेशन क्या बनी थी बेटा, ए इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। सही है बेटा। अब आ जाओ केस 3। केस 3 अभी पिछली वाली में हमने क्या बनाया, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ए बराबर किसके आया, माइनस जी अपॉन एल एक्स। इन तीनों केसेस में जरा गौर से देखो, ए माइनस और एक्स तो सब में ही कॉमन आ रहा है ना, लेकिन बदल क्या रहा है, पहले वाले केस में आया ओमेगा स्क्वायर, दूसरे वाले में क्या है बेटा, के अपॉन एम, तीसरे वाले में क्या आया, जी अपॉन एल। इससे पहले जब मैंने आपको केस 1 और केस 2 कराया था, तो केस 2 और केस 1 जो है उसका भी कंपैरिजन किया था। अब तीनों का कंपैरिजन मैं करने जा रहा हूँ। तीनों के ऊपर देखो मैंने ग्रीन सर्कल बना दिया, यानी इसका मतलब ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वेट। तो देखो अगर मैं इनको इक्वेट करा दूं, तो यानी केस 1 के मुताबिक ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके आएगा, के अपॉन एम के, और वो बराबर किसके आएगा बेटा, जी अपॉन एल के।
ठीक है, ये इन तीनों केसेस के दरमियान क्या बन गया बेटा, कंपैरिजन बन गया। अगर मैं ओमेगा पे से स्क्वायर हटा दूं तो बकिया दोनों साइड पे क्या लग जाएगा बेटा, देखो रूट लग जाएगा। यानी ओमेगा से स्क्वायर हटाया तो यानी के अपॉन एम के साथ भी क्या आ जाएगा, रूट, और जी अपॉन एल के साथ भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये काम मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि मैंने जो है वो सिंपल पेंडुलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, जैसे कि मैंने केस 1 में कराई थी। लेकिन जब मैंने केस 2 करवाया था तो मैंने क्या किया था कि जहां जहां पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा था वहां वहां पे के अपॉन एम पुट करवाया, और जहां पे ओमेगा आ रहा था वहां पे क्या पुट करवाया, अंडर रूट के अपॉन एम। अब ये जो केस 3 की जो इक्वेशन बनेंगी वो केस 1 के ही हिसाब से बनेंगी। तो अब आपने क्या करना होगा बेटा, जहां पे ओमेगा स्क्वायर आएगा वहां पे क्या पुट करोगे, जी अपॉन एल, और जहां पे जो है वो सिंपल ओमेगा आएगा उसकी जगह पे क्या पुट करोगे, अंडर रूट जी अपॉन एल। तो अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, लेकिन मतलब उसकी तरह नहीं कि जो आपने इतनी सारी बनाई थी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी टाइम पीरियड की और एक बनेगी किसकी, फ्रीक्वेंसी की। तो देखो बेटा, पहली हेडिंग आपके पास क्या रही है, इक्वेशन फॉर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सही है, यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशन पढ़नी है। तो सबसे पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड। देखो बेटा, केस 1 के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको नाम दे दिया किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो बेटा, अब ओमेगा की जगह आपने क्या पुट करना है, अंडर रूट जी अपॉन एल इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो अब बताओ बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन एल। ये जो अंडर रूट जी अपॉन एल है नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। और जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगी तो आपके पास देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यानी हमने केस 1 के अंदर ही ओमेगा की जगह अंडर रूट जी अपॉन एल पुट किया, तो वो केस 3 के टाइम पीरियड की इक्वेशन बन गई। ओके बेटा, अब आ जाए बेटा अगली स्लाइड। तो अब आपके पास क्या, इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। शुरू से ड्राइव नहीं करनी बल्कि वही केस 1 का सहारा लेना है। तो इस तरह से मैंने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एंगुलर एसएचएम। देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसको नाम दे दिया किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। आगे चलें बेटा, सब्सटीट्यूटिंग ओमेगा की जगह क्या पुट करना है आपने, अंडर रूट जी अपॉन एल इन इक्वेशन 1। तो बताइए बेटा, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, जहां पे ओमेगा आ रहा था उसकी जगह पे क्या आ गया, जी अपॉन एल अपॉन 2 पाई। ये अपॉन जो 2 पाई है इसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ 1 अपॉन 2 पाई, और ये अंडर रूट जी अपॉन एल अलग आ गया, और ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल पेंडुलम की दो ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एक आपके पास क्या है बेटा, टाइम पीरियड, और दूसरी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारा आज का अगला आर्टिकल बेटा, जो कि सिंपल पेंडुलम के हवाले से था और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी था। अच्छे तरीके से इसको देखें, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा देखें। ठीक है बेटा, और बार बार जब आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको जो है वो याद हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ पे 18-19 मिनट बैठे हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस वजह से है, क्योंकि आप इतनी देर बैठ गए, तो मैंने अपने जैसा बहुत ही प्यारा खूबसूरत थैंक यू यहाँ पे अपने बच्चों के लिए डाल दिया। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो अगले लेक्चर के साथ आएंगे, जिसका नाम क्या है बेटा, वेव मोशन। चैप्टर 8 का अगला आर्टिकल है वेव मोशन। ठीक है बेटा, उस वक्त तक जो है बेटा वो अपना ख्याल रखें, अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे मुल्क के हालात के लिए भी दुआ करें कि बेहतर हो जाए और हमारे सेंटर खुल जाएँ और हम दोबारा सेंटर में आके क्लासें ले सकें। तो बेटा इंशाल्लाह अगली क्लास में नई लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर होंगे, जो कि ऊपर मेंशन है वेव मोशन। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।